सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज हम बीएससी सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वन शॉट है इंग्लिश मीडियम में, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से आपको करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड आपको इंस्टाग्राम अकाउंट एकलव्य स्टडी पॉइंट पे फॉलो कर लेना है। यहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप सीधा यहाँ पे भेज सकते हैं। एंड अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप एकलव्य स्नातक 1 जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे और जो जितनी भी पीडीएफ्स होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाया करेंगी। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है। तो आर्टिकल 14, 19 और 21 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और यही हमारे फंडामेंटल राइट्स की एक कहीं ना कहीं फाउंडेशन है, जिसको गोल्डन ट्राइंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एंड दीज आर्टिकल्स प्रोटेक्ट द राइट्स, फ्रीडम, इक्वालिटी, डिग्निटी ओवर एवरी सिटीजन एंड इंश्योर दैट गवर्नमेंट एक्ट्स फेयरली एंड जस्टली। सो ये चीज़ें यहाँ से मेंशन होती है। सो जब इनको जोड़ दिया जाता है तो इससे हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है और हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी जो है उसको भी प्रोटेक्शन मिलती है। सो इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 14, सो आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू ऑल पर्संस विद इन इंडिया। यानी कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग होंगे वो कानून की नज़र में बराबर माने जाएंगे और इनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। सो नो पर्सन इज अबव द लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, एक लीगल सिस्टम होगा। एंड गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अनफेयरली, कोई भी अनफेयर तरीके से गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन हो इंडिविजुअल्स के बीच में। इक्वलिटी बिफोर लॉ, सो इसका मतलब होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो कानून की नज़र में इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। सो वेदर अ पर्सन इज रिच और पुअर, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, पावरफुल हो या ऑर्डिनरी हो, सभी के ऊपर सेम कानून अप्लाई होगा, और इससे फेयरनेस और जस्टिस का प्रिंसिपल कहीं ना कहीं प्रमोट होता है। थर्ड वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सो जो स्टेट है उसको एक इक्वल लीगल प्रोटेक्शन देनी है सभी को। ऐसा ना हो चाहे कोई किसी भी कम्युनिटी से आता हो, किसी भी क्लास से आता हो, वो उसको जो लॉ की प्रोटेक्शन है वो इक्वल मिले। सो पीपल इन सिमिलर सिचुएशन शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, ये नहीं हो सकता सिमिलर सिचुएशन में आप किसी को अलग अलग ट्रीट करो। सो रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है, लेकिन आर्बिट्ररी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि गलत तरीके से भेदभाव करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम। So Article 19 guarantees several essential freedoms to citizens. Like these freedoms help individuals to express their views. So students, this article talks about your freedom. Okay, the freedom to express your views, the freedom to participate in democracy and develop your personalities freely. No one can stop you from doing anything. So fifth topic is freedom of speech and expression. So citizens have the right to express their opinions and ideas. So if you are living in India, you have freedom of speech and expression, जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। सो दिस फ्रीडम सपोर्ट्स डेमोक्रेसी बाय अलाउइंग ओपन डिस्कशन। यहाँ पे आप बातचीत करिए, सरकार की अगर कोई बुराई है तो यहाँ कोई कमी है आप बताइए, अगर कोई पॉलिसी गलत है तो बताइए। एंड फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप अपनी बातचीत भी कर सकते हैं। सिक्स्थ इज अदर फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19। सो आर्टिकल 19 ऑल्सो प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि यहाँ पे आप एक जगह पर असेंबल हो सकते हो देश में, एसोसिएशन अपनी बना सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो, इधर से उधर कहीं पे भी रह सकते हो, एक अच्छा प्रोफेशन जो इलीगल ना हो वो अपना कर सकते हो। सो सिटीजन्स कैन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस, आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाइए, पूरे इंडिया में थ्रू आउट द इंडिया फ्रीली घूमिए, आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी रहिए, आप अपना ऑक्यूपेशन, अपना बिजनेस चूज कर सकते हैं। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू गाइस। सेवेंथ टॉपिक इज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। So Article 21 states that no person shall be deprived of life or personal liberty except according to the procedure established by law. अगर कानून की नज़र में जब तक नहीं है, अगर कानून जब तक नहीं कहता हर किसी को पूरी आज़ादी है कि वो अपनी लाइफ जी सकता है विद डिग्निटी, सो इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शंस बाय स्टेट। तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकता जिससे आपकी जान खतरे में हो, है ना, आपकी फ्रीडम खतरे में हो। आगे है एक्सपेंडेड मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ। सो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 को बहुत ब्रॉडली एक्सप्लेन करता है, कहता है कि इट इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद डिग्निटी, कि यहाँ पे आप पूरे डिग्निटी के साथ इंडिया में रह सकते हो, आपका राइट टू प्रिवेसी है,
कि भाई आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। राइट टू एजुकेशन है, आप पढ़ सकते हो। राइट टू हेल्थ है, अच्छे हेल्थ सर्विसेज आपको मिले। राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, आपको एक लीगल एड मिले, सरकारी वकील मिले। फिर है द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द आर्टिकल, इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो गोल्डन ट्राइंगल कहता है, एक तो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है क्योंकि ये हमारे ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ही बने हुए हैं। उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंस इन इंडियन डेमोक्रेसी। सो देखो ये आर्टिकल्स जो हैं ये सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि पावर का मिसयूज कहीं हो रहा है तो उससे हम बच सकें। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं कहीं ना कहीं वो भी हमारे बने रहें। सो ये आर्टिकल्स प्रमोट करते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी के बारे में, ये सब चीज़ें हैं। एंड डेमोक्रेसी मीनिंगफुल रहे एंड सभी सिटीजन्स के लिए इफेक्टिव रहे, तो ये इसमें आ जाएगा। सो कंक्लूजन यही हुआ कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 ये हमारे पिलर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के इंडिया के अंदर। सो ये गारंटी करते हैं कि आपकी इक्वालिटी बिफोर लॉ की, जो लॉ की नज़र में सब बराबर रहें, आपकी जो एसेंशियल फ्रीडम्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, आपका जो राइट टू लाइफ है वो आपको मिले, जो आपकी पर्सनल लिबर्टी है, जो आपकी आज़ादी है वो आपको मिले। सो ये मिलकर एक गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिव एन अकाउंट ऑफ द मेन प्रोविजंस ऑफ पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट 4 की अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सो आइए देखते हैं इसमें क्या है। सो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो डीपीएसपीस के बारे में डिस्कशन देखने को मिलता है, जो कि हमारे आर्टिकल 36 से 51 के बीच इसकी बात की गई है। सो ये जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं ये गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, कि गवर्नमेंट जब भी कोई कानून बनाती है, गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसीज़ बनाती है तो वो इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकती है या नहीं कर सकती, वो उनकी मर्जी होती है। सो ये गाइडलाइंस होती किस लिए है? वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए, कि जितने भी लोग रह रहे हैं स्टेट में सबका भला हो सके, जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस है वो हो सके। सो जो कोर्ट्स होती है ना वो इन प्रिंसिपल्स को एनफोर्स नहीं कर सकती, मतलब ये जस्टिशिएबल नहीं होते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिशिएबल हैं, बट जो डीपीएसपी होते हैं ये जस्टिशिएबल नहीं होते हैं। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है, टू द स्टेट को, कि हाँ भाई आप अगर अपने लोगों का भला करना चाहते हो तो आप ऐसे ऐसे ये कर सकते हो। सो द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वो चाहते थे कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट बने, यहाँ जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी का भला हो, उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड डिसेंट हो। सो उन्होंने ये जो प्रिंसिपल्स हैं एज गाइडलाइंस इसको ऐड ऑन किया। वाइल सिटीजन्स इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते डायरेक्टली, बट गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई लॉज के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। सो ये एक तरीके से रोड मैप हो जाता है कि हाँ भाई आपको अगर अपने गोल्स अचीव करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ गोल्स होते हैं कि हाँ भाई हमें आगे चलकर अपने कंट्री को ऐसा बनाना है, तो तब तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो डीपीएसपी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे वो यही है कि एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, ठीक है, इनको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है जो कि जनता की भलाई के लिए काम करेगा, जनता के अच्छे के लिए काम करेगा। सो द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज, जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे वो फ्री एजुकेशन हो, फ्री हेल्थ केयर हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, है ना, रोज़गार देना हो, सोशल सिक्योरिटी हो, ये सारी की सारी चीज़ें मिलनी चाहिए लोगों को। तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस नहीं करना होता, गवर्नमेंट का काम लोगों की भलाई करना भी होता है। सो जो स्टेट है उसको एक्टिवली कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोगों की जो लाइफ की क्वालिटी है वो अच्छी हो सके, खासकर जो पुअर लोग हैं, जो गरीब हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो बहुत जिनके साथ बुरा हुआ है, तो उनके साथ कुछ सही हो जाए। फिर हम प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सो जो स्टेट है उसको क्या करना है कि भाई कुछ ऐसा करना है जिससे कि सोसाइटी में सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर जस्ट हो सके, यानी कि सभी के साथ न्याय हो,
अन्याय किसी के साथ ना हो, क्योंकि इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी। हमारे भारत में हमने गरीबी देखी है, इनइक्वालिटी देखी है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखा है। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट्स को यही बात कहता है कि ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये हमें कम करनी है। इनकम की हो, स्टेटस की हो, अपॉर्चुनिटी की हो, किसी भी तरीके की कोई इनइक्वालिटी, भेदभाव ना हो, असमानता ना हो। सो द स्टेट शुड इंश्योर दैट, ये स्टेट का काम है कि सभी सिटीजन्स को वो इक्वल एक्सेस मिले। ठीक है, चाहे रिसोर्सेज की बात हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो, डेवलपमेंट की, सभी को बराबर मिलनी चाहिए। सो इससे एक फेयर एंड इंक्लूसिव सोसाइटी बनती है, एक अच्छी सोसाइटी बन पाती है। फिर है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जो हमारा स्टेट होगा ना, वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि चाहे कोई मैन हो चाहे कोई विमेन हो, दोनों को जैसा वो काम कर रहे हैं, अगर इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको जो पेमेंट है वो इक्वल ही मिलेगी। सो जो लोग सेम टाइप का काम करते हैं उनको जो वेजेस या दिहाड़ी या पैसा मजदूरी जो मिलती है, वो उसका जेंडर कुछ भी हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो उनको इक्वल पे मिलना चाहिए, ताकि भेदभाव खत्म हो सके सोसाइटी में से और ये जेंडर इक्वालिटी प्रमोट हो। सो इट प्रोटेक्ट्स वर्कर्स फ्रॉम अनफेयर। इससे क्या होगा कि भाई लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। जो अनफेयर वेज प्रैक्टिसेस होती हैं, लड़कियों को कम पैसे दे देते हैं उसी काम के लड़कों को ज़्यादा देते हैं, सो इससे इक्वल ट्रीटमेंट बढ़ेगा। राइट टू लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में ये है कि जो स्टेट है उसको ये इंश्योर करना है कि लोगों के पास भाई पैसा कमाने के एडिकेट मीन्स हों, यानी कि जो उनका रोज़गार है वो चलता रहे, हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, 2 रुपये कमा सके। सो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी, इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना पड़ेगा, वेलफेयर स्कीम्स को लाना पड़ेगा, और इससे ही हमारी अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी, गरीबी दूर होगी। सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद है आपका प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो स्टेट है वो वर्कर्स को और चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करेगा एक्सप्लॉयटेशन से, यानी कि किसी तरीके से किसी को भी तंग नहीं किया जाएगा। जो भी वर्कर्स हैं उनको वो जो फेयर वेजेस हैं, ठीक है, जो उनकी दिहाड़ी है वो सही मिले, वो सेफ वर्किंग कंडीशन मिले उसको जहाँ पे वो काम करेगा, और एक वर्किंग आवर जो होते हैं वो रीजनेबल हो, है ना, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स उसको मिले। सो चिल्ड्रन शुड नॉट बी एम्प्लॉयड। जो बच्चे हैं 14 साल से नीचे, खासकर उनको ऐसे खतरनाक फैक्ट्रियों में, कोई ऐसी जगह जहाँ उनका एक्सप्लॉयटेशन होता हो, ऐसी जगह ना भेजा जाए। सो स्टेट को ये इंश्योर करना है कि बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है या नहीं, न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, और एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है नहीं, उनका डेवलपमेंट जहाँ पर हो पाए। फिर है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। हमारा जो स्टेट होगा उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि सभी सिटीजन्स को एजुकेशन मिले, क्योंकि एजुकेशन बहुत एसेंशियल है आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके नेशनल डेवलपमेंट के लिए भी। सो गवर्नमेंट को स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, ताकि हर सिटीज़न जो है उसको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। और एजुकेटेड पॉपुलेशन जो होगी ना, तो उसी से ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है। जब आपका देश पढ़ा लिखा होता है तभी आगे बढ़ता है, सोशल अवेयरनेस आती है, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ता है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। सो जो स्टेट है उसको कोशिश करनी है कि विलेज पंचायत्स बनानी पड़ेंगी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सो विलेज पंचायत्स क्या करती हैं कि भाई डायरेक्टली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है, गांव के लोग ही सीधा एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो जाते हैं। सो इससे लोकल इश्यूज जो होते हैं, जैसे सैनिटेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गई, रोड्स हो गए, रूरल डेवलपमेंट हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, इसमें मदद मिल पाती है। ठीक है, कि ये सब वो फिर खुद कर पाएंगे, अपने लोकल इश्यूज को उठा पाएंगे। सो इससे डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, अच्छी हो पाएगी ग्रास रूट लेवल पे। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज। सो जो स्टेट है उसको क्या करना चाहिए कि भाई एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे जितना ज़्यादा हो सकता है। हमारा जो नेशनल हेरिटेज है, हमारी जो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें गर्व है, उसको हमें बचा के रखना है। फॉरेस्ट है, चाहे वाइल्ड लाइफ जानवर हैं ना, रिवर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सो गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए ताकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब ना हो, हमारी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहे, कंजर्व करें हम उसको। सो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हो गए, कल्चरल ट्रेडिशंस हो गए, हमारे हेरिटेज साइट्स हो गई, इसको फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए अपने को बचा के रखना है कि वो भी तो कुछ देखे, हमारे देश में कुछ था। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
सो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्टेट को कि देखो भाई स्टेट में पीस एंड फ्रेंडली रिलेशंस रहने चाहिए। सो हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कह रहा है कि इंडिया को इंटरनेशनल लॉज की रिस्पेक्ट करनी होगी, जो लॉज बने हुए हैं, पीसफुल रिलेशंस रखने होंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ भी, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स होना चाहिए, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है सो पीसफुली उसको सेटल करवा लिया जाए। सो ये जो प्रिंसिपल है ये दिखाता है कि इंडिया कमिटेड है ग्लोबल पीस के इनिशिएटिव्स के लिए, कॉपरेशन के लिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए एक दूसरे की, है ना। फिर पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो यही इसके कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि ये डीपीएसपी वाली बातें हैं, जो कुछ गाइडलाइंस हैं, वेलफेयर स्टेट की बात होती है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि इकोनॉमिक जस्टिस, एजुकेशन, वर्कर्स का प्रोटेक्शन, बच्चों का प्रोटेक्शन, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों की बात करता है, एनवायरनमेंट को बचाने की बात करता है। सो आइडियली अच्छी अच्छी बातें इसमें दी गई हैं जो फॉलो भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वैल्यूज आर एम्फसाइज्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रीएम्बल के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो दी गई हैं, आइए देखते हैं। तो देखो हमारा जो प्रीएम्बल है ना वो क्या है, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो काइंड ऑफ एक इंट्रोडक्शन है। उसको पढ़ लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे अंदर क्या दिया हुआ है। उसमें आइडियल्स दिए हुए हैं कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन को होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं कि हमें क्या क्या अचीव करना है आगे चलकर, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी दी हुई है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फिलॉसफी है, क्या वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। सो इसमें बताया जाता है कि इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर सोशलिज्म को हम प्रमोट करेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है, सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा हमारा जहाँ पर जस्टिस भी होगा, लिबरल मतलब एक लिबर्टी भी होगी, लोगों को फ्रीडम भी मिलेगी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारे के साथ सभी को रहना है। सो प्रीएम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोवर्निटी की बात होती है। सोवर्निटी यानी कि सोवर्निटी में क्या है कि इंडिया एक सोवरेन नेशन है, यानी कि इंडिया कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर हो इंडिया खुद डिसाइड करेगा उसको क्या करना है। कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया के डिसीजंस पे इंटरफेयर नहीं करेगी। इंडियन गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है, वो लॉज बना सकती है। फॉरेन रिलेशन कैसे रखने हैं वो इंडिया खुद डिसाइड करेगा, और देश को कैसे चलाना है, ठीक है, लोगों के अकॉर्डिंगली देश चलेगा, कोई बाहर का आके इस देश को नहीं चलाएगा। फिर उसके बाद है सोशलिज्म। हमारा प्रीएम्बल सोशलिज्म के ऊपर फोकस करता है। सोशलिज्म का मतलब होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को हमें कम करना है, सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है, यानी कि इट डज नॉट मीन कंप्लीट गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कि मतलब एक तरीके से हमारा जो सोशलिज्म है वो यही कह रहा है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से तो ओनरशिप नहीं रखेगा, लेकिन स्टेट काम करेगा वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के लिए। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सब प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, सो गवर्नमेंट को क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी, ठीक है, लोगों को। और जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, अगर कोई वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हैं, ठीक है, वो हम चला सकते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स कुछ लेने हैं सो वो हम ले सकते हैं। थर्ड है सेक्युलरिज्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि हमारे स्टेट के यहाँ पे कोई रिलीजन ऑफिशियल नहीं है। हमारे यहाँ पर हर रिलीजन को बराबर माना जाता है, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो। हर सिटीजन को पूरी फ्रीडम है कि वो फॉलो करे अपनी जो भी उसका रिलीजन है उसको। ठीक है, ठीक है, तो भाई सेक्युलरिज्म आपको समझ में आ गया होगा, सभी को पूरी फ्रीडम है, जिसको भी वो फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं। फोर्थ है डेमोक्रेसी। हमारी प्रीएम्बल कहती है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, यानी डेमोक्रेसी का मतलब है कि यहाँ पर लोगों के पास ही मेन पॉलिटिकल पावर होगी, सिटीजन्स ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सो गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, लोगों का अगर कुछ भी होता है तो भाई यहाँ पे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में, लोग रिप्रेजेंटेशन में भी शामिल हैं, लोगों में से ही कोई नेता बनता है और उसको रूल करता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, सभी के लिए कानून बराबर रहेगा। फिफ्थ है रिपब्लिकनिज्म। सो इंडिया एक रिपब्लिक है, हमारे प्रीएम्बल में क्लियरली लिखा है रिपब्लिक एक ऐसा देश होता है जहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्ट होता है। यहाँ पर कोई इनहेरिटेंस का काम नहीं होता है, मोनार्की वगैरह की तरह कोई राजा महाराजा नहीं होता। हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है उसका एक फिक्स टर्म होता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ पर जो पब्लिक ऑफिसेस हैं, जो पद होते हैं सरकारी, वो सभी के लिए हैं। सिक्स्थ है जस्टिस। हमारी प्रीएम्बल कहती है कि भाई जस्टिस होगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये तीन फील्ड्स में।
सो सोशल जस्टिस का ये कहना है कि भाई कोई भी किसी तरीके का भेदभाव ना हो, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, जेंडर को लेकर, स्टेटस को लेकर, ठीक है, कोई भेदभाव ना हो किसी भी तरीके का। इकोनॉमिक जस्टिस होगा, किसी भी तरीके का भेदभाव वगैरह ना हो। पॉलिटिकल जस्टिस रहेगा, सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए सभी सिटीजन्स को, तभी एक अच्छी सोसाइटी बन पाएगी, एक इंक्लूसिव सोसाइटी बन पाएगी। सेवंथ है हमारा लिबर्टी। हमारी प्रीएम्बल गारंटी देती है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, आपको जो अच्छा लगे आप वो सोच सकते हो, आपका एक्सप्रेस करना, आप अपनी बातों को रख सकते हो। बिलीफ हो गया, फेथ हो गया, वर्शिप हो गया, आपको किसी पे भी भरोसा करना है, आपको किसी की पूजा करनी है, आपको जो सोचना है आप वो सोच सकते हो। सो लिबर्टी का मतलब है कंप्लीट फ्रीडम। आप फ्रीली अपनी बातें रखो, अपने ओपिनियंस रखो, अपने रिलीजन को फॉलो करो, है ना, आपके जो भी बिलीफ्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलो। सो इससे क्या होगा, आपकी पर्सनल जो फ्रीडम होगी वो प्रोटेक्टेड रहेगी, और कहीं ना कहीं जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होगी, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ। इसकी एक लिमिट होगी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। देन इक्वालिटी की बात आती है तो हमारा प्रीएम्बल ये भी कहता है कि सभी को इक्वल स्टेटस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है तो उसके लिए अलग कानून है, छोटा है तो कोई उसके लिए अलग कानून है, बड़ा छोटा होगा ही नहीं। अपॉर्चुनिटी भी सबको इक्वल मिलेगी, कानून के नज़र में सब बराबर होंगे, ठीक है, चाहे वो ग्रोथ की बात हो चाहे डेवलपमेंट की बात हो। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कभी भी कास्ट को लेकर भेदभाव ना हो, रिलीजन को लेकर भेदभाव ना हो, जेंडर को लेकर भेदभाव ना हो, रेस को लेकर भेदभाव ना हो, किसी की नस्ल कैसी है, प्लेस ऑफ बर्थ कोई कहीं से भी आता हो उसके साथ भेदभाव ना हो, रीजनलिज्म ना हो। सो इससे एक फेयरनेस क्रिएट होती है सोसाइटी में, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। नाइन्थ है हमारा पॉइंट फ्रेटर्निटी। सो द प्रीएम्बल सीक्स टू प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग ऑल सिटीजन्स। हमारा प्रीएम्बल यही कहता है कि जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारे के साथ रहना है। फ्रेटर्निटी का मतलब ही यही होता है ब्रदरहुड। हमें भाईचारे के साथ रहना है, यूनिटी के साथ रहना है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी है, लोगों के साथ रिस्पेक्ट देकर बात करनी है। सो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत से रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, बहुत से कल्चर वाले लोग हैं। सो फ्रेटर्निटी अगर होगी, सब भाईचारे के साथ रहेंगे तो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन होगा, सभी पूरे देश के जो लोग हैं वो एक जुड़कर रह पाएंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस दिखेगा। 10th है हमारा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। हमारा प्रीएम्बल क्लियरली कहता है कि हर पर्सन जो है ना उसको डिग्निटी के साथ जीने का पूरा राइट है, वो डिजर्व करता है अपनी एक रिस्पेक्ट। सो एट द सेम टाइम नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी दोनों को प्रिजर्व करना जरूरी है। सो ये जो वैल्यूज है ना, इससे हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। सो इन कंक्लूजन वी कैन से the preamble of the Indian Constitution embodies the fundamental values of sovereignty, socialism and secularism, democracy, republic, justice, liberty, equality, fraternity। ये सारे ही पॉइंट्स बोल्ड लेटर्स में लिखे होते हैं, और ये आइडियल्स हैं जो कि हमारे इंडियन स्टेट को गाइड करते हैं, गवर्नमेंट्स को गाइड करते हैं कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है, लोगों के भले के लिए काम करना है, और जिससे हमारा एक यहाँ सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। हाउ आर फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज डिफरेंट। सो ये क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे गए हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी हैं, एट द सेम टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं अपने सिटीजन्स के लिए। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी पार्ट 4A में दी गई हैं, इसमें आर्टिकल 51A के अंदर ही आती हैं। फंडामेंटल राइट्स तो प्रोटेक्ट करते हैं आपकी फ्रीडम को, आपकी लिबर्टी को, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स को याद दिलाती हैं कि अगर आपके पास राइट है तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है इस देश के अंदर। सो दोनों ही बहुत एसेंशियल हैं डेमोक्रेसी को स्मूथली चलाने के लिए, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप डेवलप हो लोगों के अंदर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक राइट्स। ये बहुत बेसिक राइट्स होते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है इस चीज़ की सभी सिटीजन्स को। सो ये जो राइट्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को, किसी भी तरीके का कोई आर्बिट्ररी एक्शन ना हो गवर्नमेंट की तरफ से, गलत काम गवर्नमेंट ना करे, फ्रीडम रहे, इक्वालिटी रहे, जस्टिस भी रहे, सिटीजन्स भी बाई डिग्निटी के साथ अपना जीवन जी पाएँ, एक डेमोक्रेटिक लाइफ जी पाएँ। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं हमारी मोरल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो कि हमें निभानी चाहिए, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, देश की एकता को बनाए रखना, कल्चरल हेरिटेज की जो हमारी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसको बचा के रखना, देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन देना, एक डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना, ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं।
व्हाट इज द नेचर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। सो फंडामेंटल राइट्स हमें वो फ्रीडम्स देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर लाती हैं। सो अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो जो अगर राइट्स हैं तो वो सिटीजन्स को एम्पावर करते हैं, आपको कुछ फ्रीडम मिलती है, कुछ प्रोटेक्शंस मिलती है, ठीक है। लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं वो लोगों को याद दिलाती हैं कि आपको इन फ्रीडम का यूज़ रिस्पॉन्सिबली करना है, आपको भी सोसाइटी के भले के लिए कुछ करना है। फोर्थ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। सो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स में दी गई हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 42nd जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसके बाद ऐड हुई थी पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A के अंदर। और फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सिबल होते हैं बाय कोर्ट्स, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ कोई कोर्ट की गारंटी नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट वोलेट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन सिटीजन्स जो है ना वो कोर्ट में नहीं जा सकते। फंडामेंटल ड्यूटी अगर कोई नहीं कर रहा है अपनी, इसके लिए तो कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। फिर है पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट्स का मेन पर्पस ही यही था कि सभी की इंडिविजुअल लिबर्टी प्रोटेक्ट हो सके, सभी को वो राइट्स मिले जिससे सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई उनको तंग ना करे, पावर का मिसयूज ना हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ मिले, सभी को प्रोटेक्शन रहे, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो अपनी बात रख पाएँ, अपना जो रिलीजन फॉलो करना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, वो उनका हो पाए। सो नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। सो देखो, द मेन पर्पस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। की ड्यूटीज का मतलब होता है आपका कर्तव्य, और कर्तव्य आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है। सो सिटीजन्स को ये कहा जाएगा, इनकरेज किया जाएगा कि देखो जो हमारे नेशनल सिंबल्स होते हैं आप उसकी रिस्पेक्ट करो, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करो, है ना, हारमनी को प्रमोट करो जितना ज़्यादा हो सकता है कि भाई भाईचारा बना रहे, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ हैं उसको आप होल्ड करो, और नेशनल यूनिटी को भाई जितना ज़्यादा हो सकता है मजबूत करो। फिर है बेनिफिशियरीज। फंडामेंटल राइट्स तो सभी सिटीजन्स को मिलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो करनी होती हैं, वो सभी के ऊपर नहीं होती हैं, वो हर किसी की अपनी मर्जी है, अपनी इच्छा है कि वो कौन सी ड्यूटी करना चाहता है या नहीं करना चाहता। राइट्स प्रोवाइड बेनिफिट्स एंड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स। अगर बात करें राइट्स की तो इससे फ़ायदा मिलता है लोगों को, प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन ड्यूटीज़ जो है वो आपका कंट्रीब्यूशन है देश के प्रति, आप क्या करना चाहते हो। नाइन्थ है रोल इन डेमोक्रेसी। जो राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। राइट्स क्या करते हैं कि हमारे फ्रीडम और पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस को इंश्योर करते हैं कि हाँ आपको पूरी फ्रीडम रहेगी। ओके, तो दोनों बहुत ज़रूरी हैं भाई, इसका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है अच्छी डेमोक्रेसी के लिए। सो इफ़ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, सो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक दूसरे को पूरा करती हैं, ना कि मतलब ये अलग अलग नहीं है, साथ साथ चलते हैं। राइट्स जो होते हैं आपके वो भी भाई अगर ड्यूटीज़ ना हो तो किसी काम के नहीं है। सो सिटीजन्स को अपने राइट्स तो एंजॉय करने हैं, पर साथ के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना सोसाइटी को लेकर, अपने नेशन को लेकर, वो भी देखनी है। सो मिलकर ही हम जस्टिस को प्रमोट कर पाएंगे, लिबर्टी को प्रमोट कर पाएंगे, इक्वलिटी को प्रमोट कर पाएंगे, और हमारा नेशनल डेवलपमेंट हो पाएगा। सो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फंडामेंटल राइट्स हमें गारंटी देता है कि आपको फ्रीडम मिलेगी, आपको इक्वालिटी मिलेगी, आपके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे सिटीजन्स के। बट जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हमारा पेट्रियोटिक बिहेवियर है। ऑल्दो जो हमारे राइट्स हैं भाई वो लीगली इन्फोर्सेबल हैं, ठीक है, जो आप कोर्ट में जा सकते हो, पर ड्यूटीज़ एक मॉरल ऑब्लिगेशन है, करना है करो, नहीं करना है आपकी मर्जी है, बट करना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी हमारी स्ट्रॉन्ग रहे। Okay, so our next question is what are the salient features of the Indian Constitution? So let's discuss this. So the Constitution of India is the supreme law of the country. As we all know that our Constitution is the supreme law and it came into force on 26th of January 1950. 1950 में ये हमारा आया था एंड इसमें दिया गया है कि हमारा देश कैसे चलना है, देश का पूरा एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है। सो इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, है ना, हमारे दुनिया का
जो सबसे लंबा आप कह सकते हो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये वो है, जहाँ पे हमारे डेमोक्रेसी की भी बात भी होती है, जस्टिस की भी बात होती है, लिबर्टी की भी बात होती है, इक्वालिटी की भी बात होती है, फ्रेटर्निटी की भी बात होती है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन सेवरल यूनिक फीचर्स, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो कि इसको बहुत सूटेबल बनाते हैं हमारे देश के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बात करें अगर हम इसकी, तो ये लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का। हमारे यहाँ पे बहुत डिटेल प्रोविजंस हैं यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, फंडामेंटल राइट्स के, डीपीएसपीस के, जुडिशरी के, इलेक्शंस के, इमरजेंसी प्रोविजंस वगैरह सब दिए हुए हैं बहुत अच्छे से। और जो उसको बनाने वाले थे उन्होंने बहुत डिटेल में सारे रूल्स बनाए हैं ताकि गवर्नेंस, सरकार का कामकाज स्मूथली चल सके। हमारा देश बहुत बड़ा है। सेकंड है सोवरेन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो इंडिया डिस्क्राइब किया गया है इंडिया को, एक सॉवरेन कंट्री है हमारा जो इंडिया है, सोशलिस्ट कंट्री भी है, सेक्युलर भी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है हमारा। ये सब बातें हमारे प्रीएम्बल के अंदर बहुत अच्छे से दी गई हैं। और हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उस पे कोई बाहर का कंट्रोल नहीं है, हम खुद अपने देश को चलाते हैं और हमारे यहाँ की सरकार हमारे सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए काम करेगी। जितने भी हमारे यहाँ रिलीजन्स हैं उन सभी को इक्वल वैल्यू दी जाती है। यहाँ पे लोग अपनी गवर्नमेंट्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू द डेमोक्रेसी, एंड हमारे यहाँ पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है। हमारे यहाँ पे कोई मोनार्क नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई राजा महाराजा नहीं होता है। फिर है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, तो हमारे यहाँ पे जो सरकार है वो पार्लियामेंट से चलती है। हमारे यहाँ पे सिस्टम में पीएम है, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो पार्लियामेंट को चला रहे हैं। हमारे जो यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं ना वो देश के नॉमिनल हेड होते हैं। यहाँ पे जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है, असली जो पावर होती है, वो हमारे पीएम के पास ज़्यादा होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ज़्यादा होती है। सो हमारा जो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ये कहता है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी होगी, आप कुछ भी काम करोगे तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होगी। फोर्थ है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम चलेगा गवर्नमेंट का। जो हमारे यहाँ पावर्स हैं वो डिवाइडेड रहेंगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो आपस में पावर को डिवाइड कर लेंगी, ठीक है, थ्रू द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो तीनों लिस्ट हैं इसके थ्रू ये सब डिवाइड हो जाएगा। हावेवर अगर इमरजेंसी आती है तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। सो इंडिया को एक ऐसा फेडरेशन माना गया है जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर है फंडामेंटल राइट्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ये जो राइट्स होते हैं ये हमारे लोगों की फ्रीडम को, इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं, डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें राइट टू इक्वालिटी आ जाएगा, राइट टू फ्रीडम आ जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आ जाएगा, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स आ जाएंगे, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ जाएंगे। सो ये सारे राइट्स हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। सरकार कुछ भी गलत आर्बिट्ररी एक्शन नहीं ले सकती है। सिक्स्थ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो पार्ट 4 है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें डीपीएसपी इसको कहा जाता है। सो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बताते हैं कि देखो गवर्नमेंट जो है ना वो कानून बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी लोगों के भले के लिए। एंड ये क्या है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात यहाँ पे की जाती है कि सरकार को कुछ ऐसा काम करना है कि भेदभाव कम हो, एक वेलफेयर स्टेट बन पाए, एक अच्छा स्टेट बन पाए, ठीक है। कोर्ट तो आप नहीं जा सकते इसके लिए, ये बहुत फंडामेंटल है, ठीक है, कि आप चाहो इसको फॉलो करो पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते इसको लेके चैलेंज करने। देन उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी। उनका जो एरिया है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट रहकर काम करेंगे। सो हमारी जो जुडिशरी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी सेफ गार्ड करती है। सो हमारे लॉज प्रॉपरली इंप्लीमेंट होंगे। यहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस से क्या होगा, एक रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहता है। एट्थ है सिंगल सिटीजनशिप। सो इंडिया एक प्रिंसिपल फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप का। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अनलाइक सम फेडरल कंट्रीज, इंडिया के सिटीजन्स की तो बस एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन होना। सो यहाँ पर कोई सेपरेट अलग से स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती है। सो ये कहीं ना कहीं नेशनल यूनिटी की बात है, इक्वल राइट्स हैं सभी सिटीजन्स, जो जितने भी सिटीजन्स रह रहे हैं पूरे इंडिया में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि सभी को राइट टू वोट है,
ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं उन सभी को 18+ को वोटिंग का राइट हम देते हैं। और चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, जेंडर, उनका एजुकेशन का लेवल, इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, तो हम कोशिश करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी रहे, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत रहे। फिर है फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे यहाँ सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिटीजन्स को यही बताती हैं कि भाई हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल यूनिटी को प्रोटेक्ट करना है, अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, एनवायरनमेंट को बचाना है ना, हार्मनी को प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भाईचारा हो। सो इससे क्या होगा, हमारी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप निकल कर सामने आएगी, देशभक्ति सामने आएगी। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत यूनिक है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिससे कि आप ये मान के चलो कि हमारे यहाँ पे क्या है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से हमने अच्छे अच्छे फीचर्स लेकर देन उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। चाहे वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फीचर हो, या फेडरल स्ट्रक्चर हो, फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, या जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना हो, या सिटीजनशिप सिंगल है सिर्फ यहाँ पर, या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो ये जो फीचर्स हैं इन्हें इंडिया को बहुत मदद करी है कि एक डेमोक्रेसी यहाँ पर मेंटेन रहे, यूनिटी रहे, है ना, एक प्रोग्रेस रहे, आज़ादी के बाद इंडिया आगे बढ़े। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, पावरफुल हो या ऑर्डिनरी हो। सो इंडिया में इसको आर्टिकल 14 में दिया गया है, सभी के लिए सेम कानून रहने वाला है, ठीक है, सभी को आप सेम कानूनों से ही गवर्न करोगे। सो ये जो हमारा लॉ है ना, ये सभी सिटीजन्स पे इक्वली अप्लाई होता है, चाहे कोई मिनिस्टर है, चाहे कोई ऑफिसर है, चाहे कोई अमीर आदमी है, चाहे कोई आम आदमी है, उनको अपना जो कानून है वो सेम फॉलो करना होगा। सेकंड है नो स्पेशल प्रिविलेज। सो किसी भी आदमी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा उसकी पोजीशन को लेकर, उसके स्टेटस को लेकर। तो एक पावरफुल पर्सन जो है ना, वो पनिशमेंट से भाग नहीं सकता, क्या कि वो भाई रिच है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, ये सब चीज़ों को देखकर वो भाग नहीं सकता। सो इसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहती है कि देखो आपको कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट आपके साथ नहीं करेगा, स्टेट जो है वो भेदभाव नहीं कर सकता किसी विदाउट एनी वैलिड रीज़न, सभी को फेयरली ट्रीट करना चाहिए। सो रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि आप कानून के आगे आ गए हो, सो आप कानून से ही चलोगे। यहाँ पर किसी के रूलर्स के या पावरफुल लोगों के विश की अकॉर्डिंगली ये देश नहीं चलता, कानून से देश चलता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी डेमोक्रेसी में, ये बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा हो जिससे जस्टिस मिले, सभी को फेयरनेस मिले, सभी के साथ भेदभाव किसी के साथ ना हो, इक्वल रिस्पेक्ट रहे सभी सिटीजन्स की, है ना, सभी की डिग्निटी प्रोटेक्ट हो। सो इक्वलिटी बिफोर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि यही कहता है कि हर कोई बराबर है कानून की नज़र में, कोई इससे ऊपर नीचे नहीं है। देन उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे आपके शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, तो आप इसको बता सकते हो कि ये बहुत मॉरल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जो आर्टिकल 51A में दी हुई है, पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड 42nd अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया था 1976 में, ताकि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करो, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो, सभी को ये जो आइडियल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इसको फॉलो करना है, ठीक है, हमें रिस्पेक्ट दिखानी है, और एक देश की जो है प्राइड बनी रहे जिसमें, एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि हमारा देश यूनाइटेड रहे, इंटीग्रेटेड रहे, एंड जो लोग हैं वो मिलजुल कर काम करें देश को मजबूत बनाने के लिए, किसी तरीके की ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे देश को खतरा हो, जिससे देश को किसी भी तरीके का नुकसान हो, ऐसा काम अपने को नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, सो हम ये देख सकते हैं कि सिटीजन्स जो होंगे ना, उनको हमारी हेरिटेज की प्रोटेक्शन करनी है, जितने भी हम सारे देश हैं। सो इंडिया का एक डाइवर्स कल्चर है, हमारे यहाँ की भाषा अलग है, ट्रेडिशंस अलग हैं, हमारे यहाँ के मोन्यूमेंट्स हैं, तो हमें उसको बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रमोट करना है, आगे आने वाली जनरेशन्स को भी लगे कि हाँ भाई अपने जो थे पूर्वज उनके पास कुछ तो था। सो अपने एनवायरनमेंट को भी एट द सेम टाइम हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें अपने जंगलों को, रिवर्स को, लेक्स को, वाइल्ड लाइफ, जानवर वगैरह और ये सबको हमें प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बहुत एसेंशियल है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सिटीजन्स पॉल्यूशन ना करें, पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा,
है ना, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें। फिफ्थ है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। सो जो सिटीजन्स होते हैं ना, उनको ऐसी थिंकिंग रखनी है जो साइंटिफिक हो, ह्यूमनिज्म, इंसानियत रखो। एक ऐसी आपको इंक्वायरी आप कर सकते हो, अगर कुछ भी आपको पूछना है, दूसरों की रिस्पेक्ट भी करो, रेशनली सोचो, हमेशा सोसाइटी का भला सोचो, ताकि देश आगे बढ़े, देश के साथ कुछ गलत ना हो। सो फंडामेंटल ड्यूटीज हमें यही याद दिलाती हैं कि राइट्स तो हैं ही हैं, साथ के साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं देश को लेकर, ताकि हमारे देश में सब अच्छा हो, एंड पेट्रियोटिज्म प्रमोट हो, डिसिप्लिन में सभी रहें, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड रहे, कल्चरल प्रिजर्वेशन रहे, हमारी जो अलग अलग संस्कृतियां हैं उसको प्रोटेक्शन मिले, देश जुड़ा रहे, है ना, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे अगर डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है। उसके बाद है डिस्कस द लिबर्टीज दैट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं एक बारी, क्या क्या लिबर्टीज दी गई हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत सारी लिबर्टीज की बात करता है आर्टिकल 19 में, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि आपको आज़ादी है, सोचो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, कुछ गलत ना हो बस, ठीक है, इंटरफेयर नहीं होगा किसी तरीके का। ये लिबर्टीज़ बहुत ज़रूरी भी हैं अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी। जैसे सबसे पहले है लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि आप सोचो, अपनी बातें एक्सप्रेस करो। आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर ये आता है, सभी को राइट है अपने आइडियाज़ को रखने का, ओपिनियंस को, अपने बिलीव्स को, जो भी आपके व्यूज़ हैं, आपकी थ्रू आप अपनी स्पीचेस लिख कर, प्रिंटिंग करके, आर्ट के द्वारा, या कोई भी मीडियम से आप अपनी बात रख सकते हो। सो ये क्या है, हमारे फाउंडेशन है डेमोक्रेसी का, इससे लोग अपनी बातें रख पाते हैं, पब्लिक इश्यूज़ को सबके सामने बता पाते हैं। फिर है लिबर्टी ऑफ पीसफुल असेंबली। सिटीजन्स को राइट है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, पर कोई हथियार ना हो आपके पास। आर्टिकल 19(1)(b) में ही ये लिखा हुआ है। सो लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, मीटिंग करेंगे, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन, अपना धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, पब्लिक डिस्कशंस भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सो इस लिबर्टी से क्या होगा, सिटीजन्स एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने ओपिनियंस को, अपने डिमांड्स को, ठीक है। जो असेंबलीज होगी, जो भी आप मीटिंग कर रहे हो, वो पीसफुल होनी चाहिए, कोई खतरा ना हो उससे। आर्टिकल 19(1)(c) गारंटी देता है कि जो गवर्नमेंट है वो आपको, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको फ्रीडम देता है कि आप एसोसिएशन बनाओ, यूनियंस बनाओ, सोसाइटीज़ बनाओ, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। सो आप ये सब ट्रेड यूनियंस वगैरह, क्लब, सोसाइटीज़, ये सब बना सकते हो, है ना। लिबर्टी से क्या है कि ये होगा कि भाई आपको आज़ादी रहेगी, आप लोगों के साथ मिलो जुलो, डेमोक्रेसी को और मजबूत करो। सो वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो बनाते हैं अपने अपने लिए ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं। देन उसके बाद आता है लिबर्टी ऑफ मूवमेंट। आर्टिकल 19(1)(d) कहता है कि आप फ्रीली पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, सभी सिटीजन्स को पूरा राइट है कि आप ट्रैवल कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। और इससे क्या होगा, देश जुड़ा रहेगा जब सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। लोग जाते हैं भाई, पढ़ने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, कल्चरल एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। फिफ्थ है लिबर्टी ऑफ रेसिडेंस। आप 19(1)(e) के अंदर कहीं भी रह सकते हो इंडिया में, जहां आपका मन करे, आप फ्री हो, आप अपना घर बना सकते हो, सेटल हो सकते हो। सो इससे क्या है कि एक नेशनल यूनिटी बनती है, इंटरेक्शन बनता है, ठीक है। तो भाई कहीं पे भी आप चाहो तो वो रह सकते हो। फिर है लिबर्टी ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप जहाँ चाहो आप वहाँ जाकर वो काम कर सकते हो, अपना ऑक्यूपेशन, अपना ट्रेड, बिजनेस जो भी है। सो सिटीजन्स जो हैं अपने करियर्स को चूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। आप टीचर बनना चाहो टीचर बनो, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको कोई भी लॉफुल बिजनेस करना है तो आप वो काम कर सकते हो। फिर है लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है कि हाँ भाई आपको पूरी फ्रीडम है, आप जिस भी धर्म को मानना चाहो मान सकते हो, हर किसी को ये पूरी फ्रीडम रहेगी, ठीक है। एनी रिलीजन और फॉलो नो ऑल रिलीजन, आप मन करो तो किसी भी धर्म को फॉलो करो, ना मन करे तो किसी को भी मत फॉलो करो। आपको ये जो रिलीजियस बिलीफ्स होंगे ना, ये आप बिल्कुल भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, आपकी पूरी लिबर्टी, आप जो चाहो वो कर सकते हो। फिर सिटीजन्स पूरी तरीके से फ्री हैं, आप अपना जो भी रिलीजन का काम करना चाहते हो, ठीक है, चाहे सेरेमनी करनी है, जागरण करना है, फेस्टिवल मनाना है, कोई भी रिलीजियस आपको कस्टम फॉलो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। कोई इम्पोज नहीं होगा किसी रिलीजन, किसी सिटीजन के ऊपर। आर्टिकल 21 की भी गारंटी है कि भाई आपको राइट टू लाइफ है, पूरी तरीके से आप जीने का आपको पूरा अधिकार है। लेकिन अगर कानून की नज़र में आपको फांसी हो रही है तो वहां पर ये राइट काम नहीं करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पूरा इस राइट को कहता है कि देखो राइट टू प्रिवेसी इसी में आता है, डिग्निटी, हेल्थ, एजुकेशन, साफ एनवायरनमेंट, लीगल एड, ये सब इसी के अंदर इसका पार्ट है। और
बहुत इंपॉर्टेंट है लिबर्टी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि लिबर्टी से ही सिटीजन्स डेवलप करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ओपिनियंस को रख पाते हैं, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, अपने गोल्स को परस्यू कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, क्रिएटिविटी अच्छी होती है, इनोवेशन आता है, सोशल प्रोग्रेस होती है। अगर लिबर्टी ना हो तो डेमोक्रेसी काम नहीं कर पाएगी। सो ये था कंक्लूजन कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे बहुत सी लिबर्टीज देता है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रही हो, असेंबल होना हो, एसोसिएशन बनानी हो, इधर से उधर जाना हो, कहीं रहना हो, कोई काम करना हो, धर्म फॉलो करना हो, या आपकी पर्सनल लिबर्टी हो। तो इससे सिटीजन्स अपना एक डेवलपमेंट कर पाते हैं, देश भी आगे बढ़ता है और डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन पाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एकलव्य स्नातक।